टेक्नोलॉजी बेस्ड एजुकेशन के इस क्लास के दौरान आज क्लास 11th के लिए केमिस्ट्री से मॉल कॉन्सेप्ट की जानकारी दी जा रही है। मॉल कॉन्सेप्ट अत्यंत महत्वपूर्ण स्टेप होता है फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत। इसकी जानकारी रखना छात्र छात्राओं के लिए बिल्कुल अनिवार्य महसूस होता है, क्योंकि इसके बिना केमिस्ट्री के सॉल्व को नहीं समझा जा सकता। यानी किसी भी तथ्य को जानने के लिए जो उसके बेसिक कॉन्सेप्ट की आवश्यकता होती है, वह फिजिकल केमिस्ट्री में मूल कॉन्सेप्ट को ही माना जाता है। जिस प्रकार शरीर का संबंध आत्मा के साथ है, उसी तरह रसायन के हर विषय वस्तु का संबंध मोल के साथ है। जब तक हम मोल की अवधारणा को रट कर नहीं बल्कि समझ कर जब तक नहीं रखेंगे, तब तक केमिस्ट्री को हम आगे की ओर नहीं बढ़ा सकते। जब बेसिक रूप से आप केमिस्ट्री को जानना चाहते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री को जानना चाहते हैं, तो इसके लिए मोल कॉन्सेप्ट को बेसिकली समझना जरूरी है। यदि आप मोल कॉन्सेप्ट को रट लेते हैं तो पूरा फिजिकल केमिस्ट्री रटना पड़ेगा। और इस आधार पर ही लोग कहते हैं कि केमिस्ट्री जो है वो याद करने का विषय है। याद करने का विषय वस्तुतः है नहीं, सब कुछ समझने का ही विषय होता है। बिना समझे किसी भी तथ्य को जबरदस्ती हम याद नहीं रख सकते, और यदि याद भी रख सकते हैं तो उससे एक सीमित दायरे में ही प्रश्नों को सॉल्व किया जा सकता है। हम कुछ ही प्रश्न उसमें सॉल्व कर सकते हैं। सारे प्रश्नों पर हमारा कमांड तब तक नहीं रहेगा जब तक हम बेसिकली किसी चीज को नहीं समझेंगे। इसलिए आज मूल कॉन्सेप्ट जो हम बताने जा रहे हैं, ठीक से इसको समझने की जरूरत है। मोल शब्द लैटिन भाषा के मोलस से बना है। लैटिन भाषा का शब्द है मोलस। जिसका अर्थ होता है हीप, जिसको हम लोग कहते हैं ढेर। संग्रह कोई चीज का रहता है एक जगह तो उसको ढेर कहते हैं। उसी तरह ये मोलस लैटिन में ढेर जिसको हम लोग कहते हैं, जिसको हम लोग हिप अंग्रेजी का शब्द है, ढेर को कहा जाएगा। और वह मोलस से रूपांतरित हुआ है। मूलतः वो लैटिन शब्द मोलस से बना, और इसकी सर्वप्रथम जानकारी 1896 में ऑस्टवाल के द्वारा दिया गया। विल्हम ऑस्टवाल द्वारा 1896 ईस्वी में विल्हम ऑस्टवाल द्वारा सर्वप्रथम मोल शब्द का प्रयोग किया गया था। मोल शब्द का प्रयोग किया गया था। अब मोल है क्या? तो ढेर के लिए ही मोल शब्द। तो ढेर कैसा? एक सुपरिभाषित ढेर है, एक सुपरिभाषित संख्या में वस्तुओं का नहीं बल्कि परमाणु का, अणु का, आयन का संग्रह जो होता है, एक निश्चित संख्या में जो संग्रह है
वह निश्चित संख्या क्या है ये भी बता रहे हैं, उसी को मोल के रूप में जाना जाता है। जिस तरह हम लोग जब 12 की चर्चा करनी होती है तो दर्जन बोल देते हैं, 100 की चर्चा करना होता है तो सैकड़ा बोल देते हैं। उसी तरह 6.022 इस संख्या को जब सूचित करना रहता है, बहुत बड़ी संख्या है, इस बड़ी संख्या को जब सूचित करने की जरूरत होती है तो उसको हम मोल कहते हैं। पदार्थ के परिमाण का एसआई मात्रक मोल है। 1976 ईस्वी में 1976 ईस्वी में एसआई पद्धति द्वारा पदार्थ के परिमाण के मात्रक को मोल के रूप में एक्सेप्ट किया गया, स्वीकार किया गया। एसआई सिस्टम जो है वह 1976 में मोल को पदार्थ के परिमाण के मात्रक के रूप में स्वीकार किया। और अब पदार्थ का परिमाण का तात्पर्य क्या है? परिमाण संख्या बोध कराता है। परिमाण शब्द का अर्थ क्या है कि संख्या बोध कराने वाले शब्द के रूप में ही परिमाण को जाना जाता है। जहां हम कितना किसी चीज के लिए बोलते हैं और उसका जो आंसर होता है, कितना हम क्वेश्चन करते हैं, आप हमको ये दे रहे, कितना दे रहे, तो उसका जो आंसर देता है वो परिमाण है। वो आंसर जिस रूप में प्रदान करेगा, ऑल आर मैग्नीट्यूड, सभी परिमाण के रूप में जाना जाएगा। अब यहां पदार्थ के परिमाण यानी एक संख्या है, यह निर्धारित किया गया कि कार्बन का जो समस्थानिक है, कार्बन का जो आइसोटॉप C12 है, कार्बन के दो समस्थानिक हैं, एक कार्बन 12 और एक कार्बन 14। कार्बन 12 के समस्थानिक जब 12 ग्राम में होते हैं तो उस समय उसके पास जितने परमाणु होते हैं, परमाणु की जो संख्या उसके पास होती है, उस संख्या को मोल के रूप में जाना गया। वो संख्या इतना ही है। अर्थात कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान, सिंगल एटम का मास, परमाणु का एक सिंगल एटम है, एक परमाणु है कार्बन का, कार्बन के एक परमाणु। अब हम यहां कार्बन पर क्यों आए भी अभी चर्चा करते हैं। कार्बन, वो भी कौन कार्बन? ये कार्बन C12 वाला कार्बन, ना कि C14 वाला। इसमें थोड़ा सा हम कार्बन के बारे में चर्चा करते हैं कि इसमें हम कार्बन को ही क्यों लिए, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन आएगा सब, लेकिन परमाणु द्रव्यमान की एक इकाई बनाई गई, एटॉमिक मास यूनिट का निर्माण किया गया। किसको तौलने के लिए? यूनिट जो भी बनता है वो किसी वस्तु की माप के लिए बनता है। तो जैसी वस्तु होती है उस तरह का ही यूनिट होता है। वस्तु के आकार पर ही यूनिट निर्धारित किया जाता है। इस कलम को नापना है कि ये कितना लंबा है, तो कोई पूछेगा कि इस कलम की लंबाई कितने किलोमीटर है,
तो एप्रोप्रिएट यूनिट में वो बात नहीं किया। लेकिन सोलो से झाझा कितना किलोमीटर है, एप्रोप्रिएट यूनिट हुआ। इस प्रकार हम यूनिट जो है वो वस्तु के अनुसार न लागू करते हैं। तो जब हमको तौलना रहता है गेहूं के बोरे को, तो हम 50 किलो और 100 किलो वाला वाट लगाते हैं। लेकिन जब हमको तौलना रहता है 1 किलो या आध किलो गेहूं को, तो 200 ग्राम 500 ग्राम 1 किलो वाला ही वाट यूज करते हैं। उस समय 20 किलो लेके खड़ा नहीं रहेंगे। तो पदार्थ की मात्रा के अनुसार, पदार्थ की प्रकृति के अनुसार यूनिट निर्भर करता है। जेवर दुकानदार सब 50 किलो रखेगा, 20 किलो रखेगा, 10 किलो रखेगा तो काम चलेगा? उसको तो उसके अनुसार न वेट। उसी तरह परमाणु को तौलना है तो परमाणु दिखाई भी नहीं पड़ता, इतना छोटा है। तो तौलने वाला वाट भी तो दिखाई नहीं पड़ेगा, इतना छोटा रहेगा। तो परमाणु को तौलने के लिए जिस वाट की जरूरत पड़ी थी वैज्ञानिकों को, उसी वाट को परमाणु द्रव्यमान इकाई के नाम से जाना गया। तो परमाणु को तौलने के लिए आरंभ में उन लोगों ने जो वाट के रूप में यूज किया था, वो शुरू में लिया था हाइड्रोजन को। इसलिए हाइड्रोजन को लिया था कि हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1.008 माने 1 लगभग होता है। तो 1 से किसी चीज को तौल लेना बड़ा आसान होगा ना। 1 किलो है तो उससे हम 3 किलो भी तौल लेंगे, उससे 5 किलो भी तौल लेंगे सब। तो इसलिए हाइड्रोजन को यूज किया गया। तो उस समय परमाणु द्रव्यमान इकाई की परिभाषा थी, हाइड्रोजन के एक परमाणु के द्रव्यमान को परमाणु द्रव्यमान इकाई कहते हैं। क्योंकि एक ही परमाणु, उसी से तौला जा रहा था। कुछ दिन तक ये चला, धीरे धीरे तत्वों की खोज बढ़ते चली गई। जब ज्यादा आ गया संख्या में तो प्रॉब्लम सामने शुरू होगा। ये इस तरह का प्रॉब्लम तो ऑटोमेटिक है कि तुम्हारे पास 1 किलो का वाट रहे और 1 ट्रक गेहूं को तौलना है, तो खाली 1 किलो से तो काम नहीं चलेगा, बहुत दिन लग जाएगा तौलने में। उसी तरह हाइड्रोजन जो है ना, वो उस समय ड्वार्फ बन गया, छोटा बन गया। तब जब सीजियम के परमाणु खोजे गए, जब सोना के परमाणु खोज लिए गए, जब प्लूटोनियम के परमाणु खोज लिए गए, तब हाइड्रोजन से तौलने में बहुत दिक्कत होने लगी, क्योंकि वाट बहुत छोटा पड़ गया था। तब फिर वो परमाणु द्रव्यमान इकाई की परिभाषा खत्म हो गई, हाइड्रोजन को छोड़ दिया। तब एक्सेप्ट कर लिया ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 होता है। तब कहा कि ऑक्सीजन के एक परमाणु के द्रव्यमान के 16वें भाग को परमाणु द्रव्यमान इकाई कहते हैं। तब से वही चला कुछ दिन, परिभाषा भी बन गई ऑक्सीजन के एक परमाणु के द्रव्यमान के 16वें भाग को। क्यों 16वें भाग? इसलिए कि 16 होता है परमाणु द्रव्यमान। और हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन के एक परमाणु के द्रव्यमान के 1वें भाग को बोलने से कोई फायदा है क्या? 1 से भागा देने से तो कुछ अंतर नहीं पड़ता। इसलिए वहां परिभाषा थी हाइड्रोजन के एक परमाणु के द्रव्यमान को परमाणु द्रव्यमान इकाई कहते हैं। जब ऑक्सीजन सामने आया तो हो गया ऑक्सीजन के एक परमाणु के द्रव्यमान के 16वें भाग को परमाणु द्रव्यमान इकाई कहते हैं। कुछ दिन यही चला, लेकिन ऑक्सीजन जो है इसके कई समस्थानिक होने लग गए। और बाद में क्या हुआ कि ऑक्सीजन मॉइस्चर इफेक्टेड होने लगा, यानी वे वाट जो है वो चेंज होने लगा। जिससे हम तौले वही बदल जाए तो फिर तौलने में दिक्कत होगी ना। इसलिए ऑक्सीजन को भी वैज्ञानिकों ने हटा दिया। तब आया सामने कार्बन, जो आज तक चल रहा है, आज भी हम लोग याद कर रहे हैं इसी को। इसी के अनुसार आज तक आगे बढ़ते जा रहा है हमारा साइंस, केमिस्ट्री। तो अभी क्या है, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना है? 12। तो परिभाषा क्या हो जाएगी? कार्बन के एक परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग को परमाणु द्रव्यमान इकाई कहते हैं। परिभाषा हो गया। अब कार्बन के परमाणु के द्रव्यमान को ही यूज किया जाता है ना भी, इसलिए मोल में भी हमने कार्बन ही यूज किया, क्योंकि ये मानक एलिमेंट है परमाणु द्रव्यमान इकाई को प्राप्त करने के लिए। तो कार्बन का परमाणु, अब यहां हमको 1 मोल कितना होता है ये निकालना है। मोल को ऐसे लिखा जाता है, संकेत यही है। अब 1 मोल कितना होगा? तो कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना है?
12। और इसमें एक परमाणु जो कार्बन का होता है, ये याद रखना, कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान 1.99 10⁻23 ग्राम। याद हुआ? ये याद कर लेना है। कार्बन के एक परमाणु का, जिस तरह अभी बोला गया था हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान 1.008 ग्राम, उसी तरह कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना है? 1.99 इंटू 10⁻23 ग्राम। एक परमाणु का द्रव्यमान है और कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना है, तो इससे पता चल जाएगा ना कि कितने परमाणु कार्बन के 12 ग्राम में उपस्थित है। 12 होता है ना परमाणु द्रव्यमान कार्बन का, तो उसमें कितने परमाणु उपस्थित हैं। जैसे हम यदि निकालना चाहें, जैसे एक झोला है, उस झोले में उस झोले में 12 किलो कोई पदार्थ रखा हुआ है। पूरा सामान, पूरे झोले का वजन है 12 किलो, और उसमें जो रखा हुआ है, मान लो कि सब इक्वल परिमाण का, समान परिमाण का सेब रखे हुए हैं। सब सेब का वजन बराबर है और वो 12 किलो है। और बता दे कोई कि एक सेब का वजन इतना ग्राम है, तो हम मैथमेटिक्स से निकाल लेंगे ना कि कितना पीस सेब इसमें है। माने झोला का वजन में एक सेब के वजन से हमको भाग देना रहेगा। उसी तरह कार्बन, ये पूरे झोले में कितना, 12 परमाणु द्रव्यमान 12 है ना कार्बन का, तो पूरे झोले का वजन 12 हो गया। अब एक परमाणु कार्बन का द्रव्यमान कितना है? 1.99 10⁻⁻23 ग्राम। ये किसका वैल्यू है? अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 2 जीरो ऊपर जाएगा, 1200 हो जाएगा, ये 199 हो जाएगा, और ये 10⁻23 ऊपर पॉजिटिव बन जाएगा। तो 6.022 10⁻23 ही आएगा भाग देने से। इतने परमाणु हो गए। तो एक मोल का द्रव्यमान, एक मोल कितना होता है? एक मोल कितना होता है? अभी यहां शुरू में बताया, इतना ही एक मोल होता है। 6.022 10⁻20। वो कहां से आया, ये क्लियर हो गया? तो ये हमको याद रखना, 6.022 10⁻23 परमाणु का एक ढेर है, एक मोल कहेंगे। इतनी संख्या में अणु का एक ढेर है, उसको भी एक मोल कहेंगे। इतनी संख्या में आयन का एक ढेर है, उसको भी एक मोल कहेंगे। इतनी संख्या में कण का एक ढेर है, तो उसको भी एक मोल कहेंगे। और इसके साथ साथ ये क्या बताएगा, एक मोल क्या बताता है? तो कोई भी परमाणु का द्रव्यमान, अब हम कार्बन को छोड़ते हैं, पहले कार्बन से ही, फिर 5 ग्राम कार्बन है। कितना कार्बन है? 5 ग्राम। तो कार्बन के परमाणुओं की संख्या कितनी होगी? क्वेश्चन आ गया। 5 ग्राम कार्बन में कार्बन के परमाणुओं की संख्या कितनी होगी? 5 ग्राम कार्बन में कार्बन के परमाणुओं की संख्या कितनी होगी? तो तुरंत करेंगे, चूंकि 12 ग्राम कार्बन में 6.022 10⁻23 परमाणु होते हैं। अभी बोले थे ना, कितने में हुए थे? 12 में। इसलिए एक में कितने होंगे? तो 6.022 10⁻23 बटे, इसलिए 5 में कितने होंगे?
तो 6.022 10 पर पावर 23/12 गुना, ये आंसर होगा कि नहीं? 5 ग्राम कार्बन में कार्बन के परमाणुओं की संख्या 8 ग्राम में, तब 8 ग्राम में, 10 ग्राम में तो यहां 10 से गुना करेंगे, लेकिन चले कहां से? 12 क्यों? इसलिए कि कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12। अब कार्बन को छोड़कर यदि यहां रहेगा 0.5 ग्राम में, तो यहां 0.1 ग्राम में 0.1 से गुना होगा। अब रहेगा ऑक्सीजन, 20 ग्राम ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होंगे? तो ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है? या लिखेंगे 16 ग्राम ऑक्सीजन में इतना परमाणु, परमाणु तो उतना ही रहेगा, इसलिए 1 में, इसलिए 20 में सॉल्व हो जाएगा। और किसी का, जैसे सोडियम, सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितना है? 23। सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23। पूछ देगा कि 115 ग्राम सोडियम है, उसमें कुल कितने परमाणु होंगे सोडियम के? तो 23 ग्राम में इतना परमाणु, 1 ग्राम में, इसलिए 115 ग्राम में 23 115 कटेगा 5 बार में, इसमें खाली 5 से गुना करेंगे, आंसर हो जाएगा। समझ में आया? ये इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा, खोजने पर मिलेगा, अपने तो नहीं मिलेगा। तो बुक में बहुत सारे इस तरह का मोल कॉन्सेप्ट के बारे में, यानी मोल क्या है, इसके बारे में हमको जो जानने की जरूरत है कि मोलस लेटिन भाषा के शब्द से आया, इसके जो खोज करता है विल्हम ऑस्टवाल, और फिर एक मोल कितना होता है ये निकल गया, और कहां से आया ये भी कार्बन से, तो बार यहां से निकला। अब इस मोल के आधार पर और हम क्या क्या समझ सकते हैं? अमोनिया है या जल है, जैसे अमोनिया की बात करते हैं, NH3, ये अमोनिया के कितने अणु को बताता है? ये यौगिक है ना, यौगिक के सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं? डाल्टन ने यौगिक परमाणु कहा था, लेकिन आजकल के वैज्ञानिक उसको अणु कहते हैं, तो हम लोग इसको अणु कहेंगे। एक अणु है, यहां 2 रहेगा तो 2 अणु है, यहां 3 रहेगा तो 3 अणु है, कुछ नहीं रहेगा तो 1 अणु होगा ना। तो एक अणु अमोनिया का है, एक अणु अमोनिया का, ये अमोनिया के जो अणु है इसका अणुभार कितना है? इसका अणुभार कितना है? तो नाइट्रोजन का, हाइड्रोजन का, यानी ये 17 हो गया। अब ये ग्राम अणु जो इसका होगा, ग्राम अणु, कितने ग्राम अणु अमोनिया है इसमें? तो 1 ग्राम अणु है। कितने ग्राम अणु अभी है? 1 ग्राम अणु। अब इसमें ऐसे रहेगा तो 2 ग्राम अणु, 3 रहेगा तो नहीं, जितने अणु उतना ग्राम अणु। तो 17 ग्राम में 1 ग्राम अणु अमोनिया होता है। या 1 था तब ने 1 चीज से कुछ गुना नहीं हुआ है। अब रहेगा 85 ग्राम अमोनिया है, तो अमोनिया के कितने मोल हैं या कितने ग्राम अणु हैं? तो 17 में 1, 17 में 1, 17 ग्राम अमोनिया बराबर अमोनिया का 1 मोल। 12 ग्राम कार्बन बराबर कार्बन का 1 मोल। 23 ग्राम सोडियम बराबर सोडियम का 1 मोल।
उसी तरह 17 ग्राम अमोनिया बराबर अमोनिया के 1 मोल। और 1 मोल में कितने अणु? 6.022 10 पर पावर। हाँ, तो यहां अब हम इसको ऐसे लिख दें, 1 मोल से क्या क्या व्यक्त होगा? 1 मोल बराबर 6.022 10 पर पावर 23 परमाणु, 6.022 10 पर पावर 23 अणु, 6.022 10 पर पावर 23 आयन और 6.022 10 पर पावर 23 कण। फिर 1 मोल तत्व का परमाणु भार, तत्व का परमाणु भार ग्राम में, और फिर यौगिक का अनुभार किसमें? ग्राम में 22.4 लीटर गैस या द्रव। 1 मोल सिर्फ यही नहीं है, 1 मोल ये भी है, 1 मोल ये भी है, 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 सब 1 मोल है। अब सब 1 मोल है तो हम इतना कैसे याद रखेंगे? तो ये जहां परमाणु का ढेर है, इतनी संख्या में 1 मोल कहेंगे। जहां इतनी संख्या में अणु का ढेर है उसको भी 1 मोल कहेंगे। 12 पीस केला रहेगा तभी दर्जन कहेंगे, 12 पीस चॉकलेट रहेगा तब भी तो 1 दर्जन बोलेंगे, 12 पीस कोई सामान रहेगा तो उसको हम 1 दर्जन बोलेंगे कि नहीं? तो इतना पीस परमाणु है तो 1 दर्जन 1 मोल बोले, इतना पीस अणु है तब भी 1 मोल, आयन है तब भी, कण है तब भी, यहां तक तो इस पर निर्भर किया। ये सब संख्या जो है वो क्या है? एवोगाड्रो कांस्टेंट है। इसको क्या बोला गया? एवोगाड्रो नियतांक। इसको 1 मोल भी कहते हैं। मोल इसलिए कहते हैं कि 1 मोल के बारे में जिन्होंने खोजा, इसी को एवोगाड्रो ने कहा कि इसे 1 मोल को ही एवोगाड्रो संख्या के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सब संख्या जो है एवोगाड्रो नियतांक के नाम से भी जाना जाता है। यानी 1 मोल बराबर एवोगाड्रो नियतांक। लेकिन नंबर में ये नहीं होगा एवोगाड्रो नियतांक, ये मोल के रूप में रहेगा, यहीं तक नंबर में। अब यहां देखो, तत्व का परमाणु भार जितना रहेगा, जैसे हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 है लगभग, तो 1 में 1 मोल। अब 1 मोल का दूसरा नाम क्या हो गया यहां? एवोगाड्रो नियतांक। और इसी 1 मोल का दूसरा नाम क्या होगा? 1 मोल बराबर 1 ग्राम अणु। यहां लिखते हैं 1 ग्राम परमाणु, 1 ग्राम आयन, वो भी होगा ना, 1 ग्राम परमाणु, 1 ग्राम, 1 ग्राम परमाणु, 1 ग्राम अणु, 1 ग्राम आयन। इसको भी 1 मोल के नाम से जाना जाता है। तब ये मोल का जो है वो कंसेप्ट कंप्लीट होता है। इतना सारा चीज समझना है। अब देखो इसमें और जानना यह है, अभी हम यहां बता रहे थे NH3 लिए थे, 1 मोल अमोनिया है, यानी
अमोनिया के 1 ग्राम अणु हैं। यहां लिखेंगे 17 यदि इसका हो गया, और इसमें और देखो थोड़ा सा क्या लोग कॉम्प्लेक्स कहां समझ में आने लगता है। 1 मोल अमोनिया ये है, इसका निर्माण किससे हुआ है? नाइट्रोजन और तो नाइट्रोजन के कितने मोल हैं? 1 मोल है। हाइड्रोजन के कितने मोल है? 3 मोल है। 3 बगल में लिखा हुआ दिख रहा था। नाइट्रोजन के कितने मोल? हाइड्रोजन के 3 मोल। तो नाइट्रोजन के 1 मोल और हाइड्रोजन के 3 मोल से अमोनिया के 1 मोल का निर्माण हुआ है। अब यह कैसे हुआ होगा? तो 1 मोल नाइट्रोजन बराबर 6.022 10⁻23 नाइट्रोजन के परमाणु। इतनी संख्या में नाइट्रोजन के परमाणु, इतनी संख्या में नाइट्रोजन खड़ा है और सब कह रहा है वी आर एटम, हम लोग परमाणु हैं। ये सब नारा लगा रहा है। अब 1 मोल नाइट्रोजन, इसमें फिर 3 मोल हाइड्रोजन है, बराबर 3 गुना इतना हाइड्रोजन के परमाणु है। इतनी संख्या में नाइट्रोजन के परमाणु के पास, सबके पास हाथ में हरे रंग का झंडा है, ठीक। और इतनी संख्या में हाइड्रोजन के परमाणु है, सबके पास लाल रंग के झंडे। बता रहा है कि हम हाइड्रोजन है, लाल वाला बता रहा है कि हम हाइड्रोजन है, हरा वाला बता रहा है हम नाइट्रोजन है। तो कितने परसेंट नाइट्रोजन के हैं, यानी कितने परमाणु नाइट्रोजन के हैं? तो इतने, और हाइड्रोजन के इसमें 3 गुना। जहां अब देखो कहेगा कि हम लोग सब आपस में मिलकर लाल झंडे वाले, हरे झंडे वाले अणु बनाएंगे, सब मिलकर अणु बनाएंगे। तो अणु का फॉर्मेशन अमोनिया में कैसे होगा? तो वो हम लोग जानते हैं, NH3। तो एक हरा झंडा वाला आके खड़ा होगा, तो उसके पीछे एक लाल झंडा वाला, आगे एक लाल झंडा वाला, यानी एक हरे झंडे वाले के पास एक लाल झंडा, यानी एक ग्रीन के पास 2 रेड, एक ग्रीन के साथ 2 रेड मिलकर एक ठो बना। फिर इसी तरह एक ग्रीन के साथ 2 रेड, फिर एक ग्रीन के साथ 2 रेड। तो ग्रीन है कितना? इतने, और इसके साथ सबके साथ 2-2 रेड, तो टोटल कितना तैयार हुआ? कुल कितने बन के तैयार हो गए? अब थोड़ा छोटी संख्या में इसको, बड़ी संख्या इसलिए प्रॉब्लम। मान लो 50 नाइट्रोजन हरे झंडे वाले थे और 150 लाल झंडे वाले थे। 3 गुना थे ना, 3 मल्टीपल। ये जब बनेगा तो एक ग्रीन आएगा और 2 लाल आएगा, उससे एक तैयार होगा। फिर उसी तरह एक ग्रीन आएगा, 2 लाल आएगा, मतलब 50 ग्रीन के साथ 150 लाल एडजस्ट कर जाएगा, क्योंकि एक के साथ 2, फिर एक के साथ 2, फिर एक के साथ 2। जब आने लगेगा, यहां 2 रेड है ना, इसके साथ 2 नहीं 3 ना होना चाहिए, NH3 है, एक छूट रहा है, एक छूट रहा है, 3 होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो ये 50 और ये 150, यानी एक के साथ 3, फिर एक के साथ 3, फिर एक के साथ 3। इस प्रकार रेडी कितने होंगे? 50 रेडी होंगे, जितने ये है।
उसी तरह रेडी कितने होंगे जितने ये हैं, तो कितने अणु तैयार हुए अमोनिया के? 50 हुए। मतलब 50 तो काल्पनिक लिए थे, उसके जगह पर हम 6.022 10⁻23 लेंगे। तो किस प्रकार परमाणु से अणु का निर्माण हुआ, ये एक उदाहरण। फिर और उदाहरण देते हैं। ग्लूकोज की बात करो। ग्लूकोज C6H12O6। अभी इसमें ग्लूकोज में यानी ग्लूकोज के 1 ग्राम अणु यहां उपस्थित है। इसके पीछे कुछ नहीं है तो ये 1 ग्राम अणु है। अब कार्बन के कितने मोल? ये 6 मोल हैं। कार्बन के 6 परमाणु नहीं है। यहां लोग बोलते हैं कि कार्बन के 6 परमाणु, हाइड्रोजन के 12 परमाणु, ऑक्सीजन के 6 परमाणु मिलकर ग्लूकोज के 1 अणु का निर्माण करता है। ऐसे नहीं करता है। इसको हम बोलेंगे कार्बन के 6 मोल, हाइड्रोजन के 12 मोल और ऑक्सीजन के 6 मोल, ये मिलकर बनाएगा। अब इसमें है कार्बन के 6 मोल। 6 मोल मतलब 6.022 10 पर पावर, ठीक है, संख्या ये। हाइड्रोजन के 12 मोल तो 12 गुना। ऑक्सीजन के 6 गुना 6.022। ग्लूकोज जब तैयार हुआ तो उसमें कार्बन के इतनी संख्या में परमाणु है, हाइड्रोजन के इतनी संख्या में परमाणु है और ऑक्सीजन के इतनी संख्या में परमाणु है, और सब मिलकर एक जगह अणु बनाया ग्लूकोज का। तो ये सब मिलकर ग्लूकोज के 6.022 10 पर पावर 23 अणु का निर्माण हुआ है। इसमें 6.022 10 पर पावर 23 के साथ 6 भी गुना है, 12 भी गुना है, फिर 6 भी गुना है, लेकिन रेडी हुआ 1 गुना है, क्योंकि ये अणु बना ना। अणु बनने लगा होगा किस तरह से? तो वही कि कार्बन, ग्लूकोज जब बनाना है तो कार्बन का 6, इसमें से जितने परमाणु थे ना उसमें से 6 परमाणु कार्बन और 12 परमाणु हाइड्रोजन और 6 परमाणु ऑक्सीजन का आया, तब 1 अणु का निर्माण किया। इस प्रकार इसमें अणुओं की कुल संख्या कितनी तैयार हो गई? तो 6.022 10 पर पावर 23। यदि इसको हम मान ले हरा झंडा वाला इतना संख्या में, हरा झंडा वाला इतना संख्या में, लाल झंडा वाला इतना संख्या में, पीला झंडा वाला, ठीक है, तो लाल झंडा वाला 6 गो आएगा। इसको क्या माने थे हम? ग्रीन ना। इसको मान लिए रेड, इसको मान लिए पीला, ठीक है, येलो। तो जब इसका निर्माण होने लगेगा ना तो कहेगा कि हरे वाले 6 आ जाएं, लाल वाले 12 आ जाएं, या 12 हमने लिखा हुआ 12 आ जाए, और येलो वाले 6 आ जाए। कहेगा चलो 1 बन के तैयार हो गया। फिर बुलाएगा भीड़ से, 6 आ जाए, 12 आ जाए, फिर 6 आ जाए, फिर एक दूसरा तैयार हो गया। इस तरह जितने बन के तैयार हुए, जैसे 1 बन के ये 6 ठो आया, ये इसमें से 6 ठो आया, इसमें से 12 आया रेड वाला और 6 आया येलो वाला, मिला के 1 तैयार हुआ। 1 कहेंगे चलो 1 घेरा घेर दिया, इसी में तुम लोग रहना, और फिर इधर दूसरा, इसी तरह तीसरा, इसी तरह चौथा, तो घेरा कितना बनेगा? इतना 6 पॉइंट, तो इतने अणु होंगे। तो किसी भी पदार्थ में जब भी हम सीधे कल्पना करेंगे CO2,
तो कार्बन का अब यही पहले यहां थोड़ा सा इसका परमाणु भार, पिछले दिन हम परमाणु भार 180 निकाले थे जोड़ के, 12 गुना 6, 1 गुना 12, 16 गुना 6 जोड़े थे 180 आया था। तो 180 ग्राम ग्लूकोज में ग्लूकोज के कितने मोल है? 1 मोल है। ग्लूकोज के कितने मोल? 1 मोल। उसमें ग्लूकोज के कितने अणु? हाँ, तो ये संख्या हो गया, उतारा गया। वीडियो से हाँ उतर जाएगा। एक गिलास है, उस गिलास में 90 ग्राम जल अटता है। कितने जल के कितने अणु हैं? क्वेश्चन है ये। 90 ग्राम जल में, क्वेश्चन 90 ग्राम जल में जल के कितने, जल के नंबर 1 कितने मोल, नंबर 2 कितने अणु, 3 जल बना है हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के कितने मोल, ऑक्सीजन के कितने मोल, हाइड्रोजन के कितने परमाणु, ऑक्सीजन के कितने परमाणु, जल का कितना आयतन उपस्थित है। देखो कितना क्वेश्चन हो गया, 7 क्वेश्चन हो गया। किसी भी ढंग से पूछा जाता, कुछ भी पूछ सकता है इसमें। अब हम 1 नंबर से शुरू करते हैं। कितने मोल हैं? कितने मोल हैं? 1 गिलास पानी हम लिए, 1 गिलास पानी हम पी गए, तो पानी के कितने मोल पी गए? 1 मोल। और यदि गिलास बड़ा रहे तब 1 मोल, 1 बाल्टी रहे तब भी 1 मोल। चलो नहीं समझी अभी तक, मोल समझ में नहीं आया। अच्छा, मोल में निश्चित संख्या में परमाणु होते हैं कि नहीं? कितनों रहेगा 1 मोल? दुकानदार से सामान मांग दे, 1 किलो चीनी दो तो 1 मोल, 5 किलो दो तो 5 मोल, सब बराबर रहेगा? सब बराबर तो नहीं रहेगा। मोल जब है वो तो परिमाण है। 1 मोल कितना होता है? तो 2 मोल उससे दुगना होगा, 3 मोल इससे 3 गुना होगा। यदि हम भूल से 1 गिलास को 1 मोल बोल दिए तो 2 गिलास को 2 मोल न बोलेंगे कि 10 गिलास में रहे तो 1 मोल बोलेंगे? तो सबसे पहले तो एक भूल हुआ कि 1 गिलास को हमने मोल बोला। अब H2O 1 गुना 2 जोड़ 16 बराबर 18। तो 18 ग्राम जल, 18 ग्राम पानी रहेगा तब 1 मोल होगा, 36 ग्राम रहेगा तो 2 मोल होगा, 90 ग्राम है तो 5 मोल हुआ। तो 90 ग्राम में कितना मोल? 5 मोल। इसका उत्तर कितना हुआ? 5 मोल। समझ में आया? मोल कहां से निकलता है? उसका
यौगिक रहेगा तो आणविक द्रव्यमान से, और तत्व रहेगा तो परमाणु भार से। अभी बताए 12 ग्राम कार्बन में 1 मोल, 12 ग्राम कार्बन में 1 मोल था। तो यहां हम यौगिक की बात कर रहे हैं, जल यौगिक है, तो जल H2O तुरंत हम अनुद्रव्यमान आणविक द्रव्यमान निकाल लिए, आणविक द्रव्यमान 18 आ गया, तो हम यहां लिखेंगे 18 ग्राम जल में इसके 1 मोल है, इसलिए 1 में, इसलिए 90 में। तो सिंपली निकालने का तरीका यही है कि निकालना है हमको कितना ग्राम जल है मेरे पास, 90, और जल का अनुभार कितना हो गया, तो हम भाग दे दिए, ये कितने मोल है, क्लियर हो गया, इसका उत्तर 5 आ गया। यदि 72 ग्राम रहता तब 72 बटे 18 करते, 72 बटे। अब यहां कितने अणु हैं, कितने, तो 5 गुना, हाँ बिल्कुल सही, क्योंकि 1 मोल में इतनी संख्या, तब 5 मोल में 5 गुना हो गया। तीसरा, हाइड्रोजन के कितने मोल है, 2 मोल है। ऑक्सीजन के कितने मोल हैं, 1 मोल है। हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं, तो 2 इंटू, चूंकि 1 मोल में इतना होता ना, तो 2 मोल। जब यहां हाइड्रोजन के कितने मोल, 2 मोल, 1 मोल में कितना, तो हाइड्रोजन के कितने परमाणु, तो 2 गुना 6 ठीक है। ऑक्सीजन के कितने मोल, मतलब 1 से गुना, 1 मोल था ना। जल का कितना आयतन उपस्थित है, तो अभी बताए थे, या जो मीटा था 1 मोल में 22.4 लीटर होता है, सबसे लास्ट में लिखे थे। द्रव या गैस रहे तो एनटीपी पर, सब जगह नहीं, इस क्वेश्चन में जोड़ देगा, जल का कितना, एनटीपी पर जल के कितने आयतन होंगे, क्वेश्चन रहेगा यही। वो जो 22.4 लिखवाए है ना, वो एनटीपी पर ही लिखवाए हैं। तो एनटीपी पर जल का कितना आयतन उपस्थित है, तो हम 1 मोल में होता है 22 तो कितना मोल था, 5 मोल निकला था ना, तो ये गुना हो जाएगा, इतना लीटर अंश गुना करने से जो आएगा। समझ में आया? एक दूसरा क्वेश्चन देते हैं। सौ 20 ग्राम CO2 में CO2 के कितने मोल। नंबर 2, CO2 के कितने अणु। नंबर 3, कार्बन के कितने मोल। ऑक्सीजन के कितने मोल। एनटीपी पर आयतन।
इसके पहले जो अभी हमने बताया था यहां जल वाला, हाइड्रोजन में ऐसे लिखे थे ना, इसमें बोले थे एक बोले थे, तो एक में गुना हुआ था, और फिर ये कितना, ये हाइड्रोजन का 2 निकला था ना, 2, तो 2 से इसमें गुना करके आंसर बताया गया था। लेकिन वहां था कितना, 90 ना, 90 था ना, तो 18 में एक है, ये 18 जो है यहां, तो इसमें 18 ग्राम में इतना है, इसलिए 90 में जो होगा वो तो 5 से गुना होगा ही। और उसी तरह इसको निकाल दो। फिर एक बार देखना है, यहां देखो, हाँ ठीक है सब, CO2 कार्बन 12, ऑक्सीजन 16, अब कितने मोल हैं, तो टोटल वजन कितना है मेरे पास, हाँ हम सोच के देखिए आसानी से कटे, तो इस कितने मोल हैं, क्लियर हो गया। ये फिर उसी तरह हुआ कि नहीं, उसमें बताते 18 में 1 तब 90 में कितना, उसी तरह 44 में 1 तब 220 में कितना, तो ये निकला 5। CO2 के कितने अणु हैं, हाँ 5 × 6.022 10⁻20, एकदम ठीक। कार्बन के कितने मोल हैं, या कार्बन के अभी कितने हैं, 1, लेकिन है टोटल कितने, 220 में था ना, तो कार्बन के कितने मोल हैं, उसी तरह जल में शायद उस बार जो इसके पहले 1 लिखा गया था, वहां भी तो, वहां तो 90 की बात है ना, 18 में 1 था तो 90 में तो 5 था। ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन है 2, 18 में नहीं, ये कितने में, 44 में 2 है, 44 में 2 है, तो 220 में कितने होंगे, 10 हो जाएगा ना, होगा CO 44 में 2, तो 2/44 गुना 220 कटेगा, तो ये कितने हो गए। ऐसे भी देखेंगे कि इससे दुगना, ये 5 था, ये एनटीपी पर आयतन, 22.4 लीटर होता है ना, तो 44 में ही 22.4, इसलिए 220 में कितना, यानी मोल कितने हैं, 5 मोल हैं, तो 5 गुना 22.4 इतना लीटर आंसर। इस टाइप का बहुत क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन बनाना है। मोल सिर्फ आज बताए, मोल को ही एवोगाड्रो संख्या या एवोगाड्रो नियतांक के नाम से जाना जाता है। एक बताए थे उधर हम एवोगाड्रो के बारे में, क्या बताए थे, हाँ, तो वहां एवोगाड्रो संख्या की जो बात हुई वही एवोगाड्रो संख्या की बात इसमें भी, यानी एक मोल को एवोगाड्रो नियतांक के नाम से जाना जाता है। एवोगाड्रो संख्या वहां था n के रूप में लिया गया था, या एवोगाड्रो नियतांक की चर्चा हो रही है, दोनों के मान में कोई अंतर नहीं होता है। अब मोल पर इस तरह का और सारा क्वेश्चन बनाना है। हम कुछ क्वेश्चन देते हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट लिखना है, ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, 500 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट ब्रैकेट में लिखो चौक, खड़िया, खल्ली, हाँ, में इसके कितने मोल, तथा कैल्शियम
कार्बन एवं ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या ज्ञात करें। कैल्शियम कोमा कार्बन एवं ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या ज्ञात करें। पांच 585 ग्राम नमक में नमक के कितने मोल उपस्थित हैं? इसमें सोडियम एवं क्लोरीन के परमाणुओं की संख्या अलग अलग बतावें। शेष प्रश्न बुक से उपलब्ध कर लिए जाना है और बुक में मिलेगा बहुत सारा क्वेश्चन। मोल कॉन्सेप्ट का सारा प्रॉब्लम बनना चाहिए और जो आप कुछ क्वेश्चन है जो नहीं बनेगा वो है परमाणु द्रव्यमान इकाई एटॉमिक मास यूनिट से, उसको अभी बताना बाकी है। एटॉमिक मास यूनिट बताएंगे, फिर उसमें ग्राम परमाणु बताएंगे, फिर उसमें अणुभार आणविक द्रव्यमान आदि बताएंगे। आज सिर्फ मोल के बारे में बताएं। सिर्फ मोल से रिलेटेड जो भी प्रश्न न्यूमेरिकल होंगे या ऑब्जेक्टिव्स होंगे उसको ठीक से सॉल्व कर लेना है। क्वेश्चन जब तक सॉल्व नहीं होगा, मतलब जब तक प्रॉब्लम से फेस नहीं होगा, तब तक किसी भी चीज की अच्छी पकड़ नहीं बनेगी। इसलिए प्रैक्टिस करना है। आज मोल से रिलेटेड ओनली मोल कॉन्सेप्ट पूरा नहीं, उसमें परमाणु द्रव्यमान इकाई वगैरह की पूरी बात नहीं है। सिर्फ मोल की जो मूलभूत अवधारणा है उसी के संदर्भ में जानकारी दी गई है। मोल वाले सारे प्रश्न सॉल्व कर लेना है। धन्यवाद।